सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वर नेटवर्क्स की। सर्वर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो कहते हैं कि हर बार आपको एक ही चीज बताई जाती है, नेटवर्क 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 नेटवर्क। गॉट इट द पॉइंट। सो एक्चुअली क्या है, इसको सर्वर नेटवर्क बोल सकते हैं, या आप इसको अदर टर्म्स में बात करें तो सर्वर नेटवर्क को आप लैन नेटवर्क भी कॉल कर सकते हैं, इसी को आप वैन नेटवर्क भी कॉल कर सकते हैं। एक ही चीज़ है, बट जब सर्वर लग जाता है किसी भी सिस्टम को, यानी कि यहाँ पर क्या आपने 20 कंप्यूटर हैं, लेकिन 20 कंप्यूटर्स में या कहीं कहता हूँ 20 स्टूडेंट में से जब एक स्टूडेंट को डेडिकेटेडली बोला जाता है इट्स अ मॉनिटर, यस या नो, तो मॉनिटर का मतलब क्या है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। इसी तरीके से एक नेटवर्क में अगर आपने 100 कंप्यूटर्स लगा रखे हैं तो उस कंप्यूटर में से किसी भी एक सिस्टम्स को आप जो एक्स्ट्रा पावर्स दे देंगे वो मॉनिटर बन जाएगा, या वो क्या बन जाएगा, सर्वर। कि आपके पास ये एडिशनल राइट्स हैं कि इन स्टूडेंट से आप ये काम भी करा सकते हैं, यानी कि मॉनिटर्स के रूल्स को भी क्या करेंगे, वो फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, यस या नो। सो हम लोगों ने स्टार्टिंग में नेटवर्किंग में पढ़ा था कि लाइक का नेटवर्क्स क्या होता है। तो मैंने नेटवर्क्स में बताया था कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज अवेलेबल, लैन और वैन। तीसरा जो है वो इंटरनेट है, पब्लिक नेटवर्क है, उसको मैं साइड में रखता हूँ। तो लैन और वैन नेटवर्क में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि कनेक्टिविटी। तो अगर हम बात करते हैं कनेक्शंस की, तो कनेक्शंस करने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स क्या हैं, हमारे पास पैरामीटर्स हैं, दीज आर द 4 कंप्यूटर्स आर अवेलेबल। ये 4 कंप्यूटर्स हैं मेरे पास। इन चारों कंप्यूटर्स को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। सो कनेक्शंस के लिए नाउ कि वी नीड अ स्विच, हमें यहाँ पर एक नेटवर्क डिवाइस चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्विच। गॉट इट द पॉइंट। ये हमारा क्या होगा, एक स्विच होगा, दिस इज अ L2 स्विच। यानी कि अगर आपको लैन नेटवर्क बनाना है तो आप किस स्विच का यूज करेंगे, L2 स्विच। लेयर 2 स्विच का मतलब है डेटा लिंक लेयर। तो ये पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द L2 स्विच एंड यूज ऑफ द L2 स्विच, कि L2 स्विच है क्या है और इसका यूज क्या है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आता है। नाउ क्या L2 स्विच के साथ नाउ वी हैव कनेक्ट द कंप्यूटर्स। मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, अपने जितने भी सिस्टम्स हैं उन सारे के सारे सिस्टम्स को इस पर्टिकुलर L2 स्विच के साथ कनेक्ट करूँगा। एंड L2 स्विच से कनेक्ट करने के बाद नाउ द प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस। अब मुझे इनके बीच में कम्युनिकेशंस कराना है, तो कम्युनिकेशंस के बाद नाउ वी हैव प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेसेस की। तो जब भी हम आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। हमारे पास 2 टाइप्स के आईपीस हैं। एक आईपीस है हमारे पास लैन आईपीस, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट आईपीस। और दूसरे हमारे पास हैं वैन आईपीस। मॉर्निंग। दूसरे हमारे पास क्या है, वैन आईपीस हैं, जिनको हम कॉल करते हैं पब्लिक आईपी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम सर्वर्स की बात करते हैं तो लैन आईपीस हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके अंदर जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, आई एम यूजिंग द लैन आईपीस। लैन आईपीस कौन से होते हैं, या तो आप 10.0.0.0/8 आप इस रेंज को यूज कर सकते हैं, 172.16.0.0 आप इस रेंज को भी यूज कर सकते हैं, एंड 192.168.1.0 आप इस रेंज को भी यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ लैन। यानी कि अगर आप एक लैन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो लैन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने क्या करा, नाउ वी हैव मेंशन कि एक चीज, अब यहाँ पर मैं क्या बनाना चाहता हूँ कि मैंने बताया था सर्वर नेटवर्क। तो यहाँ पर अभी मैंने कोई सर्वर मेंशन नहीं करा है, ये कोई भी मेरा सर्वर नहीं, इट्स द सेम एज योर वर्चुअल मशीन। अब सर्वर नेटवर्क की जब भी हम बात करते हैं तो सर्वर नेटवर्क को हम लोग कॉल करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क, यानी इसी लैन नेटवर्क का अदर नेम क्या है, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क।
क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क, यानी कि लैन को भी क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क कॉल कर सकते हैं और वैन को भी हम क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क कॉल कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, यानी कि एक ही लोकेशन पे सर्वर और क्लाइंट दोनों है तो वो लैन पे काम कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर्वर मेरा यूएस में है और मेरी ब्रांचेस अदर लोकेशंस पे हैं, यानी कि सर्वर अदर लोकेशन हो गया, आप अदर लोकेशन, यानी कि ये एक्सटर्नल हो गया कि एक चीज़ कंपनी के अंदर है और एक कंपनी के, तो वो क्या आ जाएगा, वैन पे क्लाइंट एंड सर्वर चला जाएगा। अब जब वैन पे क्लाइंट एंड सर्वर जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपके पब्लिक और प्राइवेट आईपी दोनों एक साथ यूज होंगे, यानी कि मैं कहता हूँ यहीं पर विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं, हमें बाहर से कम्युनिकेट ही नहीं कराना, तो वो क्या होगा, लैन के अकॉर्डिंग क्लाइंट एंड सर्वर बनेगा। अब मैं चाहता हूँ मेरी एक ब्रांच मुंबई में खुली है, या तो मैं वहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर दूँ, बट मैं कहता हूँ जब मेरे पास सर्वर है तो वहाँ पे मैं 1 करोड़ का सर्वर क्यों लगाऊँ, वो वहाँ के एम्प्लॉय भी इसी सर्वर से कनेक्ट हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, एक वैन बनाऊंगा और उन एम्प्लॉयज़ को इसी सर्वर के साथ क्या करा दूंगा, तो अब उनके लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल बन जाएगा, यानी कि सर्वर अब उनकी प्रोमाइस में नहीं है, तो वहाँ जो आईटी टीम होगी वो क्या करेगी, कॉल पे बात करेगी कि सर मेरे यहाँ इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी ये आईडीज़ चाहिए, तो आप सर्वर से एक क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके दे दो, जिसको हम बोलते हैं टिकट जनरेट करना, कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ का एडमिन है तो हमारा सर्वर वहाँ पर अवेलेबल, या चाहते भी हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक एडिशनल सर्वर दे देंगे जिसको हम बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और एवरीथिंग ऑन प्रैक्टिकल, नथिंग इज थ्योरी, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी यहाँ पे एक एक चीज़। तो यहाँ पे आ रहा है L2 स्विच। अब L2 स्विच के थ्रू हमने कनेक्टिविटी करी। नाउ कि मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि व्हेन यू प्रोवाइड आईपी एड्रेस, अगर आप कभी भी प्रोवाइड आईपी एड्रेस की बात करते हैं, प्रोवाइड आईपीस, तो प्रोवाइड आईपीस की जब भी हम बात करते हैं तो हम 2 तरीके से आईपीस को एलोकेट कर सकते हैं, या तो हम डायनामिकली आईपीस दे सकते हैं या हम स्टैटिक आईपीस दे सकते हैं। विवेक और ये यहाँ पे ध्यान दो, जो पढ़ा है उस पर ध्यान मत दो, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, काम की चीज़ें भी। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे डायनामिकली आईपी दे सकते हैं ऑटोमेटिकली, या हम स्टैटिक भी आईपी दे सकते हैं। वाई, क्यों हम स्टैटिक आईपीस यूज़ नहीं करते, क्यों 99% हम डायनामिक आईपीस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं? रीज़न है डुप्लीकेसी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि स्टैटिक आईपी का मतलब है कि आज साहिल को मैंने एक स्टैटिक आईपी डाल दिया लाइक 10.0.0.10 और साहिल का सिस्टम अब डाउन है, मतलब वो नेटवर्क में नहीं है। अब मैंने सेम आईपी, मुझे ध्यान नहीं है कि 10 मैंने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है, मैंने क्या करा, शुभम के सिस्टम पे या सिद्धार्थ के सिस्टम पे भी सेम आईपी दे दिया स्टैटिक। अब जैसे ही क्या होगा कि साहिल अपना सिस्टम ऑन करेगा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद, अब इन दोनों के सिस्टम की वजह से पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, डुप्लीकेसी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सो हम इसलिए डायनेमिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्टिविटी हो वो एक लॉजिकली हो, एक वो स्टैटिकली होनी चाहिए, डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सो डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वी कैन यूज़ द DHCP। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DHCP, यानी कि यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्रिएट करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर एक और मशीन कनेक्ट कर रहा हूँ, जगह कहाँ गई, ये ठीक है, या मैं एक और मशीन से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ डेडिकेटेडली। तो ये मैंने सिंपल सा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो जब भी हम सर्वर की बात करते हैं या क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स का रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हमारे पास सर्वर ओएस होता है और एक क्लाइंट ओएस होता है, दोनों ओएस अलग अलग हैं। जब भी क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग है। क्लाउड पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ सर्वर ओएस मिलेंगे, यानी कि सारे क्लाइंट्स उस पर्टिकुलर सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मेरी कंपनी की 100 ब्रांच है, मैं 100 जगह सर्वर लगाऊं, बेटर है मैंने क्लाउड पे सर्वर लगा दिया और सारे कंपनी ब्रांच क्या कर दी, उससे
कनेक्ट कर दी। तो यानी कि मुझे अब 100 जगह सर्वर लगाने की नीड तो नहीं पड़ी। दैट्स वाई आई मूव टू क्लाउड। या मेरी कंपनी क्या कहती है, मैंने एक ब्रांच में सर्वर लगा दिया, सबको कनेक्ट कर दिया, ऑन प्रीमाइस आ जाते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, फिजिकली सर्वर खरीद करे और अपनी एक जगह अपना डेटा सेंटर बना दिया। तो या तो हम किसी का बना हुआ डेटा सेंटर यूज कर लें या अपना खुद का क्रिएट कर लें। तो क्लाउड हमें क्या देता है, एक बना हुए डेटा सेंटर पे काम करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे क्या है कि हमारी फिजिकल सर्वर्स की कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गया। अब हमें सर्वर कितने टाइम के लिए चाहिए क्लाउड से, उतने टाइम का हमें पे करना पड़ेगा। लाइक ओला कैब, आपको 4 घंटे के लिए कैब चाहिए, आप 4 घंटे का पे करो। बट अगर आप अपनी गाड़ी खरीद के ला रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपको वन टाइम पेमेंट गई ना, प्लस उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको क्या करनी पड़ रही है, पे करनी पड़ रही है। सो दैट्स बेटर कि यहाँ पर मैं अब 2 सर्वर्स बना रहा हूँ। तो सर्वर्स के लिए यूज सर्वर ओएस। सर्वर ओएस क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008, 8 से पहले भी था, 2003 भी था, 2003 से पहले 2000 था, 2000 से पहले एंटी सर्वर, 2000 से पहले 2000 एडवांस सर्वर था, उससे पहले एंटी सर्वर था। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि 2008 से स्टार्ट करते हैं। 2003 सर्वर पहले आया था, फिर आपका MS माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008, फिर माइक्रोसॉफ्ट MS सर्वर 2012, देन MS माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016। आप लोगों ने क्लाउड पे बनाया हुआ, 16 ही मैंने हर बार बनवाया है। देन MS 2019, देन MS 2022 और MS 2025। इतने सारे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्वर लॉन्च कर दिए। बट अभी जो इंडस्ट्रीज में है वो 16 तक 80% यूज हो रहा है, 80% 16 तक यूज हो रहा है। बाकी 19, 22, 25 अभी फुल फ्लैश में यूज नहीं हो रहे हैं। बट हाँ 16 तक परफेक्ट है, क्योंकि किसी कंपनी ने, पहले क्या होता था कि 5 साल 6 साल में एक सर्वर आता था। अब उसने इतनी जल्दी जल्दी से ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दी थी, कोई भी कंपनी चेंज नहीं करना चाह रही है। सिंपल सा है कि पहले आईफोन आया था, उसके कुछ टाइम के बाद 2-3 साल के बाद दूसरा आता था, अब हर साल एक नया वर्जन आ रहा है। बट यहाँ पर इंडस्ट्री क्या कहती है, इंडस्ट्री कहती है कि कोई भी सर्वर आता है तो उसकी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आती है कि इतना मुझे रैम CPU रिक्वायर्ड है। तो सेम कि यहाँ पे सर्वर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर ओएस। क्लाइंट ओएस का मतलब है एम्प्लॉयज, जो मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज के पास सिस्टम्स हैं उन पे कौन सा ओएस होगा। तो जो क्लाइंट ओएस है वो आपका आता है विंडोज XP, नाम सुना होगा। XP से भी पहले विंडोज 95 थी, विंडोज 98 थी। तो मैं यहाँ पे XP से स्टार्ट करता हूँ। तो XP अब यूज़ नहीं होती। उसके बाद लाइक का विंडोज 7 का, उसके बीच में विस्टा भी आई थी जो फेल्ड हो गई थी, चली नहीं। देन विंडोज 8, अभी भी काफ़ी सारे सिस्टम है, विंडो XP भी होगी, 7 भी होगी। आप कॉलेजेस में चले जाओ, पुराने कॉलेज में, वहाँ पे XP भी मिल जाएगा अभी भी। विंडोज 7, विंडो 8, देन विंडो 10, नाउ विंडोज 11। तो ये आपके क्या हैं, क्लाइंट ओएस है। यानी कि आप सभी के लैपटॉप में क्या है, क्लाइंट ओएस है। यानी कि अगर मुझे कोई सर्वर बनाना है तो आपका ओएस सपोर्टेड नहीं है। इज इट क्लियर द पॉइंट। यानी कि अगर आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है, सर्वर पे काम करना सीखना है, तो आपको सर्वर ओएस चाहिए चाहिए। इज इट क्लियर। यानी कि अगर हलवा बनाना है तो हलवा से रिलेटेड मटेरियल भी आपको किचन में चाहिए, तभी हलवा बनेगा। बातें करने से हलवा नहीं बनेगा। यस या नो। बातें करने से क्या होगा, टाइम पास होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाइंट एंड सर्वर। सो यहां पर मैंने क्या करा, मैंने यहां पर 2 सिस्टम्स को सर्वर बनाया है। लाइक मैं यहां पर भी क्या कर रहा हूं, सर्वर ओएस इंस्टॉल कर रहा हूं, और इस लोकेशन पे भी मैंने सर्वर ओएस इंस्टॉल करा। ना आई एम इंस्टॉल कि मैंने यहां पर सर्वर 2016 इंस्टॉल कराया। इज इट क्लियर द पॉइंट। और यहां पर भी 2016, यानी कि मैंने कौन सा ओएस इंस्टॉल करा है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 2016 लिख रहा है, दैट मीन्स आई एम यूजिंग द सर्वर। सॉरी, चलो इन 2 पे ले लिया, कोई बात नहीं। और बाकी अदर सिस्टम पे मैंने यहाँ पे एक पे डाल दिया विंडोज 7, एक पे मैंने डाल दिया विंडोज 10, और एक पे मैंने डाल दिया विंडोज 11। सो अब ये क्या बन गया, ये कौन सा इंफ्रा बन गया, ये कौन सा इंफ्रा बना, क्लाइंट एंड सर्वर बना या कौन सा बना,
सर्वर ओएस है और क्लाइंट ओएस दोनों एक साथ आ गए। ये आपका मोस्टली लोग क्या बोलेंगे, सर एक क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट नहीं। आप जब भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, इट्स वर्क एज अ क्लाइंट, यानी कि सर्वर ओएस भी आपने इंस्टॉल करा है तो वो आपके विंडो 10, 11 की तरह ही काम करेगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी स्टूडेंट आया है, जब तक मैं उसको एक्स्ट्रा पावर नहीं दूंगा, जब तक वो मॉनिटर नहीं बनेगा, जब तक क्या रहेगा, वो नॉर्मल स्टूडेंट ही रहेगा। यानी कि नेता कब बनता है, जब हम बनाते हैं, जब तक तो नॉर्मल इंसान ही है ना वो, यस या नो। एक्स्ट्रा पावर्स आएंगी तभी तो होगा। मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तभी मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो मैं टीचर कहला रहा हूं। मैं आपकी जगह बैठ जाऊं, कोई मुझे पढ़ाने आए तो मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा, यस या नो। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। सो एक चीज बताता हूं, क्लाइंट एंड सर्वर से पहले हमारा एक और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वर्क ग्रुप। यानी कि व्हेन यू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नोट करके लिख सकते हो, एक और आपका नेटवर्क होता है क्लाइंट एंड सर्वर और वर्क ग्रुप। When you install operating systems, when you install operating systems, any operating systems, install OS, all computers work in work groups network। वो जो आपके काम करते हैं वो आपके वर्क ग्रुप नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सारे के सारे कंप्यूटर्स आपके वर्क ग्रुप नेटवर्क के अंदर काम करेंगे। वर्क ग्रुप नेटवर्क का मतलब क्या है, इंडिविजुअली सर्वर वर्क एज अ सर्वर और क्लाइंट। यहाँ पे सारे अपने आप को सर्वर समझ रहे हैं और सारे अपने आप को क्लाइंट। यानी कि अगर क्लास में कोई मॉनिटर नहीं है तो क्या कोई किसी की बात मानेगा? वो तो अपने आप को मॉनिटर मानेगा ना। जब तक कोई डेडिकेटेडली असाइन नहीं होगा तो अपने आप में क्या करेगा, वो अपने आप है। सो यहाँ पर जब भी आप इंस्टॉलेशन करोगे, सो आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप में है। आप अपने सिस्टम ओपन करके देख सकते हो। नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन द दिस पीसी पे, राइट क्लिक करा, देन गो टू द प्रॉपर्टीज। और जब भी आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपके जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप के अंदर शो हो रहे हैं। वर्क ग्रुप का मतलब है योर कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्वर एंड इट्स वर्क इंडिविजुअली। इट्स नॉट वर्क एनी अंडर, किसी के अंडर ये कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वर्क ग्रुप की जगह कुछ और लिखा आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका सिस्टम मॉनिटरिंग में है और किसी के अंडर काम कर रहा है। गॉट इट द पॉइंट्स? तो यहाँ पर क्या आता है कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो इंस्टॉलेशन करने के बाद क्या होगा कि ये सारे के सारे सिस्टम सिमिलर ही हैं, कोई इसमें सर्वर क्लाइंट नहीं है। वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, यस या नो, कि हमने क्या करा, एक ओएस डाल दिया है। तो ओएस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सब अलग अलग कोर्स लेके बैठे हुए हैं। किसी का कोई कोर्स है, किसी का कोई कोर्स है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, यस या नो। वो तो हम जब डिसाइड करेंगे प्रोफाइल तब पता लगेगा ना कि किसको क्या प्रोफाइल के देनी है। तो सिंपल सा है यहाँ पर कि जब मैंने सर्वर ओएस डाला था तो ऑल कंप्यूटर्स बाय डिफॉल्ट वर्क इन अ वर्क ग्रुप। अब वर्क ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पर ये सारे के सारे सिस्टम वर्क ग्रुप हैं। नाउ ओएस इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, प्रोवाइड आईपी एड्रेस। यानी कि आपका आईपी एड्रेस जब तक असाइन नहीं होगा जब तक आप आईपी एड्रेस नहीं करेंगे। अब आपके पास दो पैटर्न्स हैं कि आप स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं या डायनामिक। अगर मैं चाहता हूं ये वाला पैटर्न अपनाना कि मेरे पास 1000 कंप्यूटर्स हैं, क्या मैं सब पे 1 बाय 1 जाके आईपीस दूं? टाइम लगेगा, मुझे 1000 आईपीस याद रखने भी पड़ेंगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन। अब मुझे याद नहीं यार मैंने 10 इसको दिया, कहीं दोबारा 10 किसी को ना दे दूं। हो सकता है कि 1000 आईपीस में से कुछ डुप्लीकेट आईपीस हो जाए मेरे से ही, और बाद में वो सारी चीज़ चले तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे अगर इन सिस्टम्स को आईपी प्रोवाइड कराना है तो मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा डीएचसीपी सर्वर, क्रिएट
DHCP। सबसे पहले मैं क्या क्रिएट करूंगा, DHCP सर्वर क्रिएट करूंगा। DHCP सर्वर का क्या काम है, DHCP प्रोवाइड IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। DHCP सर्वर प्रोवाइड ऑटोमेटिक IP एड्रेस to all connected device with network। यानी कि जितने भी डिवाइस हैं उन सारे के सारे डिवाइस को ऑटोमेटिकली आईपीस प्रोवाइड करने का काम किसका है, DHCP से। आपके वाईफाई पर भी DHCP इनेबल होता है। जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो ना, तो वो वाईफाई आपको ऑटोमेटिकली आईपी रिलीज करता है बिकॉज ऑफ DHCP। तो नाउ मैं जब DHCP कॉन्फ़िगर करूंगा तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 10.0.0.0/24, यानी कि 00/24 का मतलब क्या है, 256 आईपीस। /24 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 256 आईपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया /20 4096 आईपीस का मैं DHCP क्रिएट कर रहा हूँ, 4096। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया /8 तो 1,67,00,000 आईपीस का ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो नाउ बिट से आपको पता लगता है कि आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना बड़ा आप बनाना चाहते हो, कितने आईपीस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेट करना चाहते हो। फिलहाल मैं कर देता हूँ 10.0.0.0.8। अब जैसे ही DHCP सर्वर होगा तो DHCP सर्वर यहाँ पे अपना डोरा प्रोसेस यूज करेगा। जब हम आगे DHCP पढ़ेंगे तब वो सारा पूरा मैं आपको बता के चलूँगा। अब DHCP होगा तो DHCP क्या करेगा कि अब 10.0.0.8 तो कर दिया है, बट इसमें से मैं एक आईपी यहाँ पे रिजर्व कर दूंगा। मैंने बोल दिया कि 10.0.0.10.2 ये एक आईपी मैंने क्या दे दिया, स्टैटिक दे दिया। यानी कि जो भी आप सर्वर बनाएंगे उस पर्टिकुलर सर्वर पे जो आप आईपी देंगे स्टैटिक देंगे, यानी कि सर्वर पे आईपी हमेशा क्या होगा, स्टैटिक। तो प्रोवाइड स्टैटिक आईपी, मैंने DHCP सर्वर को स्टैटिक आईपी दिया। यानी कि जब मैं DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करूंगा तो मुझे वहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आपने कितने आईपी स्टैटिक के लिए रिजर्व रखने हैं। यानी कि अगर सर्वर का आईपी चेंज होगा तो मेरी कनेक्टिविटी फिर नहीं होगी। गॉट इट? यानी कि सर्वर ऑन हो ऑफ हो उसका आईपी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा ही मोबाइल नंबर बार बार चेंज होगा तो आप सबकी कनेक्टिविटी मेरे से होगी नहीं। यस या नो? क्योंकि जिसको मेरे से अगर 1 लाख लोगों को कनेक्ट होना है तो मुझे अपनी आइडेंटिटी कॉमन रखनी पड़ेगी। मैं अगर रोज चेंज करूंगा तो सब लोग मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सा है कि अगर रोज में DHCP का आईपी चेंज होगा तो कनेक्टिविटी तो फिर आएगी नहीं ना, क्योंकि आईपी तो वही दे रहा है। और आपको आईपी नहीं मिलेगा तो आप कम्युनिकेशन कर नहीं पाओगे, आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, ना सर्वर से कनेक्ट हो पाओगे ना किसी चीज़ से कनेक्ट हो पाओगे। तो इसलिए जब भी हम कोई भी सर्वर बनाएंगे तो प्रोवाइड स्टैटिक आईपी एड्रेस टू ऑल सर्वर, ADDRE टू ऑल सर्वर्स। आप जितने भी सर्वर्स बनाते हो उन सारे सर्वर्स पे स्टैटिक आईपी होना चाहिए। सर्वर्स पे हम कभी भी डायनेमिक आईपी मेंशन नहीं करते हैं। सर्वर पे हम स्टैटिक आईपी देते हैं, डायनेमिक आईपी सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज यानी कि क्लाइंट एंड पर होते हैं। क्योंकि क्लाइंट को किसके साथ कनेक्ट होना है, सर्वर के साथ। और सर्वर का आईपी नहीं होगा तो क्लाइंट कनेक्ट होगा ही नहीं, उसको यही नहीं पता लगेगा मेरा सर्वर कहाँ है। तो सर्वर का एक डेडिकेटेड आईपी है। स्टूडेंट्स की क्लास अलग अलग है लेकिन प्रिंसिपल का केबिन एक ही है। वो भी रोज स्टूडेंट की क्लास की तरह अलग अलग बैठे तो स्टूडेंट तो पूरे स्कूल में ढूंढता रहेगा कॉलेज में कि यार आज प्रिंसिपल मिलेंगे कहाँ, पहले तो ये ढूंढो। यस या नो? तो प्रिंसिपल रूम एक सिंगल सेट रहता है ना कॉलेजेस में, क्लास अलग अलग है, प्रिंसिपल भी रोज लेक्चर की तरह बदलता रहे अपना रूम, तो क्या होगा? 100 लोगों को अगर उन्हें मिलना है तो पहले तो सुबह आके यही पूछेंगे यार प्रिंसिपल कहाँ, पूछेंगे पता नहीं, यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा। कहीं वो बड़ी यूनिवर्सिटी में चला गया तो घूमते रह जाओगे, शाम तक नहीं मिलेंगे। फिर बोलेंगे सर 10 दिन से आपको ढूंढ रहे हैं, आज आप दिखाई दिए। कहेगा 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर गायब।
सो नाउ कि जितने भी सर्वर्स है स्टैटिक, सो मैंने एक सर्वर बनाया और जब मैंने ये सर्वर बनाया उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे एक और रिजर्व कर दिया, मैंने इसको भी एक आईपी दे दिया, इसको भी मैं सर्वर बना रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी सर्वर ओएस है वहाँ पर आप सर्वर का स्टैटिक आईपी डालेंगे। और इस सर्वर को मैं बनाऊंगा ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, ADDS। ये मेरा प्राइमरी सर्वर होगा, यानी कि DHCP क्या कराएगा, कनेक्टिविटी कराएगा, लेकिन मेरे पूरे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए मुझे ADDS सर्वर बनाना पड़ेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। यानी कि यूजर्स क्रिएट करने हैं, यूजर्स की प्रोफाइल बनानी है, ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, सिक्योरिटीज देनी है, परमिशन देनी है। यानी कि मुझे अगर अपनी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, तो प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है यानी कि इंटरनल नेटवर्क हमारे दो टाइप्स का होता है, एक होता है इंट्रानेट भी होता है और एक एक्स्ट्रानेट भी होता है। यानी कि मुझे अगर अपना इंट्रानेट बनाना है, इंट्रानेट का मतलब है वो नेटवर्क जो कि प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती है। यानी कि लैन ही नेटवर्क है, लेकिन लैन का मतलब है साइबर कैफे आप चले जाइए, तो साइबर कैफे में क्या है, सारी चीज़ ओपन है। लेकिन आप किसी बैंक में जाइए, बैंक में आप बोलेंगे ये चीज़ मेरे को करना, बोलेंगे यार यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती। तो जहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। गॉट इट। तो यहाँ पर अब क्या है कि ADDS जैसे डाल दिया, यानी कि मैं अब यहाँ पे एक इंट्रानेट बनाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ ओपन हो और क्या चीज़ ओपन ना हो, किसको क्या परमिशंस होनी चाहिए, वो सारे के सारे रूल्स आपके ADDS सर्वर से बनेंगे। यानी कि DHCP का रोल क्या है, अलग हो गया, ADDS सर्वर्स का क्या हो गया, रोल अलग हो गया। इसी तरीके से मल्टीपल सर्वर्स बनते हैं। अब कंपनी या तो इनको फिजिकली बना ले, बट कंपनी कहती है 20 सर्वर, 50 सर्वर, 100 सर्वर्स बना रहे हैं और हजारों क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, अब कंपनी क्या गई है, सर्वर की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उनको क्लाउड पे लेके चली गई है कि अब यही काम हमें क्या करना है, क्लाउड पे करना है। यानी कि क्लाउड पे क्या हुआ, IaaS से आपने सर्वर लिया AWS से, अब सर्वर बनाने के लिए आपको VPC भी चाहिए, रूट 53 भी चाहिए, लोड बैलेंसर भी चाहिए सर्वर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सर्वर पे क्या काम होगा, एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल बनेगी कि एम्प्लॉयज़ क्या काम करेगा, तो वो डेटा सर्वर पे आएगा। मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी तो नहीं है, क्योंकि मेरा सर्वर डाउन हुआ तो वो 1000 एम्प्लॉय तो काम ही नहीं करेंगे। तो नाउ वी हैव इम्प्लीमेंट ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर। अब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनका डेटा भी होगा, तो डेटा के लिए हमें क्या चाहिए, EFS S3 स्टोरेजेस। अगर मेरी कंपनी में डेवलपर वेबसाइट्स बना रहे हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए मुझे वेब सर्वर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। वेबसाइट रखने के लिए मुझे क्या चाहिए, वेब सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए रूट 53 वो सारी चीज़ें भी चाहिए। तो इस तरीके से क्लाउड और ये लेयर्स दोनों एक साथ काम करती है। यानी कि ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बढ़ रहे हैं अब हम पैस कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, अब हम क्या कर रहे हैं, सर्वर पे अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। मुझे DHCP सर्वर्स बनाना है, मुझे लाइक ADDS सर्वर बनाना है, क्लाइंट एंड सर्वर बनाना है, प्रिंट सर्वर बनाना है। हम लोगों ने हर बार एक ही सर्वर पढ़ा था, वेब सर्वर। अब हम MCS से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 8 से 10 सर्वर्स पढ़ेंगे और भी, और वो सारे सर्वर आप क्लाउड पर बना सकते हो। आपने एक सर्वर बनाया, उस पर IaaS डाल दिया, दूसरा बनाया DHCP बना दिया, तीसरा आपने बनाया ADDS बना दिया, फिर चाइल्ड डोमेन बना दिया, फिर एडिशनल डोमेन कन्वर्टर बना दिया, फिर एक DNS सर्वर बना दिया। तो अलग अलग सर्वर्स आप क्रिएट कर सकते हो, हर सर्वर का अपना एक अलग रोल है। वो क्यों, मैं सारी चीज़ें एक पर भी बना सकता हूँ, बट क्या होगा, वो सर्वर गया तो 20 के 20 सर्वर एक साथ क्रैश हो गए, इसलिए हमने हर सर्विस के लिए एक अलग डेडिकेटेड सर्वर बनाया है, यानी कि लोड शेयरिंग रहे। कि अब मैंने क्या, मैं चाहता तो ये DHCP इसी पर भी क्रिएट कर सकता था, बट अगर ये सर्वर क्रैश हुआ तो मेरे दोनों चले जाएंगे ना। अब अगर सर्वर डाउन होता है तो कम से कम नेटवर्क कनेक्टिविटी तो रहेगी, यानी कि इन एम्प्लॉयज़ को जो काम करना है वो काम तो करते रहेंगे, यस या नो। लेकिन नेटवर्क कनेक्टिव होगी तो ये तो सब आपस में इंटर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल सर्वर्स बनाने होते हैं। नाउ कि जब भी आप ADDS सर्वर बनाएंगे तो ADDS सर्वर जैसे ही बनेगा तो ये सर्वर पे आपका लिखा आ जाएगा डोमेन। यानी कि जैसे ही ADDS सर्वर बनेगा तो वहां पर वर्क ग्रुप लिखा नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, डोमेन लिखा आ जाएगा। इज इट क्लियर, जिसको भी, और ये होगा आपका प्राइमरी डोमेन, दिस इज अ मेन डोमेन। यानी कि जहां से आपकी फैमिली स्टार्ट हुई है, दादा परदादा लेके चल रहे हो। तो अदर वर्ड में बोलूं, दिस इज अ सरनेम, आपका सरनेम यहां से स्टार्ट होगा।
कोई खान लगाता है, कोई शर्मा लगाता है, मैं गौतम लगाता हूँ, कोई त्यागी लगा रहा है, यस या नो। तो अब आगे तक की पीढ़ी का सरनेम तो कॉमन ही रहता है, नेम चेंज होता है, सरनेम तो चेंज नहीं होता। जो हमारे कहते हैं हिंदू में गोत्र तो चेंज नहीं होता ना, सरनेम चेंज हो रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि डोमेन, और डोमेन में आप क्या नाम रखना चाहते हो, जो भी आप नाम रखना चाहते हो, लाइक आई एम जस्ट मेंशन लाइक iccp.com या STL.com, IBM.com, Reddit.com। तो उन्होंने अपना पहला एक प्राइमरी सर्वर, यानी कि कंपनी जब स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी का नाम रखा, यस या नो। इसी तरीके से जब भी हम पहला सर्वर बना रहे हैं तो मैं भी यहाँ पर अपनी कंपनी का iccpinfotech.com का नाम लूंगा। अब ये नाम मैंने वर्ल्ड वाइड यूनिक लिया है, तो इसी नाम से मैंने क्या करा, अपना डोमेन भी बाय करा हुआ है, इसी नाम से मैंने अपनी वेबसाइट्स भी क्या है, क्रिएट करी हुई है। यानी कि ये नाम चेंज नहीं होगा, इससे पहले का नाम कुछ भी हो सकता है। अब मेरी कंपनी का कोई एम्प्लॉय आया साहिल, तो sahil@iccp.com उसकी ईमेल आईडी क्रिएट कर दी, वो लॉगिन हो रहा है तो sahil/iccpinfotech के सर्वर पे जाके वो एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन हो रहा है। यानी कि हर जगह अगर आप कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय देखेंगे तो लाइक कोई भी काम कर रहा है तो लाइक sahil@htl.com, alam@ibm.com, यानी कि वो क्या है, कंपनी की आईडीज हो गई ना। जीमेल एक पब्लिक है, लेकिन ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप इसके एम्प्लॉय हो तभी आपको ये आईडी मिलेगी, अदरवाइज आईडी। तो यहां पर आ गया डोमेन। अब जो भी मशीन आप इसके साथ कनेक्ट करोगे, लाइक आई एम जस्ट कनेक्ट कि मैं इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ विंडो 10 को कनेक्ट करना चाहता हूं, इज इट क्लियर। या मैं सर्वर के साथ पर्टिकुलरली इस मशीन को भी कनेक्ट करूंगा, और सर्वर के साथ भी मैं इसी मशीन को कनेक्ट करूंगा। यानी कि तीनों मशीन को मैंने किसके साथ कनेक्ट करा है, सर्वर के साथ। तो जो भी मशीन सर्वर के साथ कनेक्ट होगी उन सारी मशीन पर यही लिखा आएगा domain.iccpinfotech.com, यानी कि वर्क ग्रुप लिखा नहीं आएगा। अब जो भी मशीन आपके सर्वर से कनेक्ट होगी तो वहां पर वर्क ग्रुप लिखा नहीं आएगा, वहां पे लिखा आएगा डोमेन प्लस डोमेन का नेम iccpinfotech.com। जो भी मशीन सर्वर से होगी वहां पर वर्क ग्रुप की जगह क्या लिखा आएगा, पर्टिकुलर आपके सर्वर का नेम लिखा आएगा। और जो डोमेन से कनेक्टेड नहीं होगी वहां पर क्या लिखा आएगा, वहां पर सिर्फ लिखा आएगा। तो जब ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है कि क्लाइंट पर भी डोमेन लिखा आ रहा है और सर्वर पे भी डोमेन है, दैट इज अ क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि ये वाली मशीन आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होगी है और अब ये सर्वर के अकॉर्डिंग काम करेगी। आप चाहे इस पर 1 TB हार्ड डिस्क हो, मैंने अगर यहाँ से मेंशन कर दिया कि 2 GB स्पेस यूज करोगे तो आप अपनी हार्ड डिस्क का 2 GB ही यूज कर पाओगे। यानी कि सिंपल सा है, आज आपके लैपटॉप पे जब आप लॉगिन करते हो तो नाउ यू कैन मेंशन द यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या वो यूजर नेम पासवर्ड आप दूसरी मशीन पे डालेंगे तो लॉगिन होगा? बट अगर मैं सर्वर से यूजर नेम पासवर्ड बना के दूंगा, आप किसी भी मशीन पे यूजर नेम पासवर्ड डालिए, आपका वो लॉगिन भी होगा और आपको आपका डेटा भी मिलेगा। यानी कि हमारी डिपेंडेंसीज अब मशीन पर नहीं है। सर्वर हम इसलिए बना रहे हैं कि हम, मेरा एम्प्लॉय कहीं भी किसी भी लोकेशन पे किसी भी सिस्टम पर बैठ के काम कर सकता है, उसको उसका प्रीवियस डेटा मिलेगा। रीजन क्योंकि आपका डेटा आपके लैपटॉप में है, बट यहाँ पर क्या है, मेरे 1000 एम्प्लॉयज का डेटा सर्वर पे सेव है। तो अब एम्प्लॉय विंडोज 7 पे बैठ के काम करे, या उसको मैंने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया कि आप विंडोज 7 खराब हो गया ना, इस वाली मशीन पे बैठ के काम कर लो। आप अपनी आईडी पासवर्ड डालोगे, जो डेटा आपने वहां पे था वही डेटा आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, मिरर कॉपी मिलेगा। आपको पता नहीं लगेगा कि आप अपने सिस्टम पे काम नहीं कर रहे। जो ड्राइव सी ड्राइव, डी ड्राइव, फोल्डर्स, एवरीथिंग, सारी चीज आपको वही मिलेंगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल जो है वो आपके सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सर्वर ने बना के दी है। आप इंटायर मेरी कंपनी की 10 ब्रांच या अदर लोकेशन पे, आप किसी भी ब्रांच पे जाके काम कर लो, वहां पर भी आपको वही चीजें मिलेंगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें एक सेंट्रलाइज। एग्जांपल गूगल ड्राइव, आप अपने मोबाइल पे लॉगिन करो या दूसरे के मोबाइल पे, गूगल ड्राइव का सेटिंग्स वैसी ही आपको मिलेंगी, वही फोटो मिलेंगी, सारी चीज आप चाहे किसी, क्योंकि अब आपका जो डेटा है वो आपके पर्टिकुलर लोकल में नहीं है, वो क्या है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे। इसी तरीके से कंपनीज इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है कि हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रहे। अब सर्वर के साथ भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम क्या लगा के रखते हैं, यहाँ पर हम अपना लगा के रखते हैं स्टोरेज। मैंने आपको बताया था कि एक होता है सैस और एक होता है
डैश स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो मैंने यहाँ पे एक स्टोरेज भी बनाया हुआ है, ये मेरा क्या है नेस मैंने बना दिया है कि अब डेटा भी मेरे सर्वर पे नहीं आए, सर्वर पे आपका आ रहा है, सर्वर से रीडायरेक्ट क्या हो जाए इस स्टोरेज, और यहां पर मैंने एक और सर्वर क्रिएट कर दिया है, दिस इज कॉल्ड अ बैकअप सर्वर। और बैकअप सर्वर के बाद मैंने फिर से यहां पे क्या करा है, एक और स्टोरेज क्रिएट कर दिया है। नाउ द बोथ स्टोरेज आर कनेक्टेड विद, से ये स्टोरेज इसके साथ भी कनेक्टेड है और ये स्टोरेज इसके साथ भी कनेक्टेड है। अब मैंने क्या करा, एम्प्लॉयज ने काम करा, एम्प्लॉयज का डेटा इस सर्वर से इस स्टोरेज के अंदर आया, मैंने कहा इसका बैकअप भी लेके रखना है, फर्दर ये स्टोरेज डिलीट हो गया तो बैकअप सर्वर लगाया, क्या करेगा जैसे ही डेटा आएगा यहां से बैकअप लेगा और वो कहेगा इस वाले स्टोरेज के अंदर सेव करना है। यानी कि अब यहां तक तो कोई जा ही नहीं रहा ना। अब अगर मेरा डेटा यहां से डिलीट भी हो जाता है तो नाउ मैं कहां से रिकवर कर सकता हूं, सेकंड स्टोरेज से। अब सेकंड स्टोरेज क्या है कि अब यहां से वहां पे डेटा लेके कौन जाएगा, उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है। कहते ना कि आप तो जाते काउंटर पे पैसे जमा कर देते हो, बैक एंड में पैसा गड्डी बनाने वाले बंदे भी 2 रखे हुए हैं, फिर वहां से आरबीआई में ले जाने के लिए अलग टीम है, यस या नो। तो सेम ही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि भाई डेटा यहां से आया, यहां से सर्वर ने क्या करा, इन सबको ये सर्वर मेंटेन कर रहा है। 100 लोगों से डेटा आ रहा है तो सारा डेटा मैंने क्या एक सेंट्रल लोकेशन पे जाए, क्योंकि मैं 100 लोगों के सिस्टम पे जाके तो बैकअप लूंगा नहीं। कोई यूएस में अब आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मैं सबके घर पे थोड़ी ना जाऊंगा पेन ड्राइव ले लेके। तो मैंने सिंपल सा है, ठीक है सारे के सारे सर्वर से कनेक्टेड है, सबका डेटा यहाँ पे आएगा। यहाँ पर मैंने एक और टीम बना दी बैकअप टीम, शेड्यूल भी कर दिया कि ऑटोमेटिकली बैकअप रात के 12 से लेके सुबह 4 बजे के बीच में। मोस्टली जब भी हम बैकअप लेते हैं वो रात में लेते हैं, रीजन है क्योंकि सुबह मेरे एम्प्लॉय काम करते हैं तो मेरी बैंडविड्थ क्या है, नेटवर्क बिजी रहता है। अब एम्प्लॉयज नहीं तो पूरा बैंडविड्थ फ्री है, मेरा पूरा नेटवर्क फ्री है तो मेरे पास स्पीड ज़्यादा होगी। सो नाउ वी हैव स्टार्ट द बैकअप। अब बैकअप है तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा क्या हो रहा है, मेरा यहाँ से कॉपी कर रहा है डेटा को, वो बैकअप बना के मेरे दूसरे स्टोरेज के अंदर सेव कर रहा है। और ये भी क्या इनक्रिप्टेड फॉर्म में करेगा, यानी कि यहाँ तो फाइल दिखेंगी लेकिन बैकअप में जाएंगे तो यहाँ पे क्या कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख रख रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे 100 GB है तो यहाँ पर वो 10 GB के अंदर ही आ जाएगा। डेटा को क्या है कंप्रेस्ड फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि जब मैं बैकअप रिट्रीव करूंगा तो मैं अनकम्प्रेस कर लूंगा, यस या नो। यानी कि जब आप कपड़े पहनते हो तो आप कहते हैं यार अलमीरा में सही तरीके से लगाओ, लेकिन जब आप पैकिंग करते हो कहीं तो दबा दबा के कहते हैं भाई जितने आ सकते हो उतने भर दो इसमें, यस या नो। तो सिंपल सा एक, तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा एक बैकअप सर्वर यहाँ पे क्रिएट है। तो यहाँ पे क्या 3 सर्वर आ गए, पहला सर्वर जो आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी करा रहा है, दूसरा सर्वर जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा है, तीसरा सर्वर जो आपके डेटा का क्या कर रहा है, बैकअप ले रहा है। अब मेरे को वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो वेबसाइट के लिए नाम क्रिएट अ वन मोर सर्वर, वेब सर्वर बना दूंगा कि अगर मेरी वेबसाइट यानी कि बाहर का कोई भी कैंडिडेट वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है तो उसकी रिक्वेस्ट वेबसाइट पर आए। अब वेबसाइट के लिए आ रहा है डेटाबेस, तो मैं एक डेटाबेस सर्वर बना दूंगा एसक्यूएल का, और एसक्यूएल से कहूंगा वहां से भी डेटा मेरे कहां पर आए, इसी स्टोरेज के अंदर आए, उसका भी बैकअप बन। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक हायरार्की स्ट्रक्चर चलता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आएंगी, बट आपको इतनी चीज़ें नहीं बताने वाला। बट हाँ डीएचसीपी में आपको बताऊंगा, डोमेन भी बताऊंगा, बैकअप सर्वर भी बनाऊंगा, वेब सर्वर्स भी बनाऊंगा, फाइल सर्वर बनाऊंगा, 8 से 10 सर्वर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा पूरा का पूरा हायरार्की है। तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका डोमेन नेम और ये आना चाहिए। सो आप लोगों का सबसे पहला जो टास्क है हमारा, सो अब हमारा जो टास्क है सबसे पहले आता है हाउ टू क्रिएट इंफ्रा। सो इंफ्रा क्रिएट करने के लिए आप हमें मिनिमम 3 मशीन्स रिक्वायर्ड है, वी नीड अ 3 मशीन्स, और 3 नहीं 4 मशीन। तो आप सभी को 4 वर्चुअल मशीन्स अपने सिस्टम पर क्रिएट करके रखनी है। कितनी मशीन्स? 4 मशीन्स क्रिएट होनी चाहिए। स्टार्ट हम एक साथ नहीं करेंगे, स्टार्ट हम 2 या 3 ही करेंगे, बट आपको 4 मशीन्स बनानी ही बनानी है। वो 4 मशीन्स क्या हैं? 2 मशीन्स आपको बनानी है सर्वर्स की,
यानी कि आपने 2 मशीन्स बनानी है अपने सर्वर्स की। आपने 2 VM क्रिएट करी 2016 की, 2016 यहाँ पे आपने इसको डाल दिया ADDS यानी कि DC नाम दे देना, गॉट इट। और दूसरे को 2016 इसको आप दे सकते हो DHCP हाइफन ADC। तो एक मशीन को जब आप बनाएंगे उसको नाम देना है DC। तो जो सर्वर है उसको हम बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर, और दूसरा सर्वर DHCP। यहाँ पर मैं 2 सर्विस एक साथ चलाऊंगा, DHCP और ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। यानी कि अपने सर्वर का भी सर्वर, यानी कि मेरा सर्वर क्रैश कर गया तो मेरे एम्प्लॉयज़ को कौन मैनेज करेगा, उनकी प्रोफाइल्स कौन बनाएगा, क्योंकि सर्वर डाउन हुआ तो आपके एम्प्लॉयज़ लॉगिन भी नहीं होंगे। कहते हैं ना बैंकों में जाते हैं सर्वर डाउन है अभी हम कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी तो क्या से है, सर्वर से है। तो पहले सर्वर अप होगा देन एम्प्लॉयज़ काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अब सर्वर का भी तो बैकअप बनाना पड़ेगा मुझे, यस या नो, कि अगर सर प्राइमरी नहीं हो रहा तो सेकेंडरी सर्वर तो ऑन हो, कोई भी एक सर्वर हो जाएगा, मेरे एम्प्लॉयज़ काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो डाउन हुआ है किस रीजन से हुआ है वो हम बैकएंड में ट्रबल शूट कर लेंगे, बट मेरे एम्प्लॉयज़ का काम नहीं रुकना चाहिए। सो एक यहाँ पे प्राइमरी होगा DC और दूसरा होगा एडिशनल। यहाँ पे एक और भी आता है, CDC भी आता है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी आता है, बट वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे सर्वर्स भी बढ़ते आएंगे। पर्टिकुलर एक एक ब्रांच के लिए मैं एक एक डेडिकेटेड सर्वर देता हूँ। मेरी 20 ब्रांच है, अब मैं कहता हूँ ये प्राइमरी सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, क्योंकि प्राइमरी सर्वर तो US में लगा हुआ है, ब्रांच मेरी फरीदाबाद पर है। कहता हूँ कि यार US से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी डेडिकेटेड है, कि मैं एक डेडिकेटेड सर्वर इनको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ कि उस एम्प्लॉय का पूरा डेटा मेरे उस सर्वर पे और वहाँ से प्राइमरी सर्वर पे रेप्लिकेट होता रहे। यानी कि पहले आप ब्रांच का सर्वर ऑन कर लो तो ब्रांच लॉगिन कर जाएगी, यस या नो। अब ब्रांच सर्वर लॉगिन होगा तो सर्वर टू सर्वर कनेक्टिविटी में अगर 10, 15, 20 मिनट लग भी रहे हैं तो वो चलेगा, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज़ अपना कंप्यूटर ऑन करेगा, वो सारी चीज़ें ऑन करेंगे सारे लोग, तो उसमें आधा घंटा लगता ही है। तो उस आधे घंटे में मेरा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। अब पीछे से डाउन हो जाता है तो हम कम टाइम कहते हैं पीछे से प्रॉब्लम आ रही है तो इसलिए हम कर ही नहीं सकते। सुना होगा आपने कि बैकएंड से प्रॉब्लम है, हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, बैकएंड से प्रॉब्लम है। आप कहते हैं कि भाई आपके घर के मीटर में प्रॉब्लम नहीं हुई है, ट्रांसफार्मर पे भी प्रॉब्लम नहीं है, बैकएंड से ही कट है। अब एरिया का ट्रांसफार्मर थोड़ी ना ब्लास्ट हुआ है, तो पावर कट तो बैकएंड से है, तो वहाँ पे ना तो ट्रांसफार्मर कर पाएगा ना आपका मीटर कुछ कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम अगर ट्रांसफार्मर पे होती तो ट्रबल शूटिंग वहाँ पर होती। लेकिन ट्रांसफार्मर पे भी जहाँ से लाइन आ रही है प्रॉब्लम अगर वहाँ से, तो ट्रबल शूटिंग जब तक वहाँ से रिजॉल्व नहीं होगी तो आगे की पूरी चेन ओपन ही नहीं होगी। सो दिस इज अ कंप्लीट। सो 2 मशीन्स आपको ये क्रिएट करके रखनी है। इंस्टॉलेशन आप लोगों को आती है, आप चाहे VMware पे करें, चाहे आप Hyper-V पे करें, आप किसी पर भी Hyper-V। और नाउ द प्रोवाइड IP एड्रेसेस, आपको स्टैटिक IP ही देने हैं फिलहाल। और 2 मशीन्स आपको बनानी है विंडोज 10 की, या आप एक विंडो 10 बना लो और एक विंडोज 7, बट बेटर है आप विंडो 10 की, दो मशीन आप विंडो 10 की बनाएंगे। विंडो 10 भी ले सकते हैं और एक आप विंडो 11 ले लो, और एक और मशीन आप ले लेना यहाँ पर विंडो 7 की भी। तो ये 5 मशीन्स आपको रेडी करके रखनी है अपने सिस्टम पर। These 5 इंस्टॉलेशंस आपके सिस्टम पे होती है। कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता, आप 1 बाय 1 करके एक एक मशीन बनाइए। 4 GB रैम दो, 4 GB 2016 सर्वर को दो, आधा घंटे में बन के रेडी बन जाए, उसको स्टॉप कर दो, फिर दूसरा सर्वर बनाओ 4 GB रैम देके, उसको स्टॉप कर दो, फिर तीसरा 14 से 5 मशीन बनाओ। बाद में सारे के सारे सिस्टम को 1500 MB रैम दे देना, 5 मशीन 6 GB रैम में एक साथ ऑन हो जाएंगी। देखिए अगर आपके पास आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है, तो मुझे क्या है 3 से 4 GB रैम तो फिजिकल के लिए चाहिए, तो आपके पास फ्री तो 4 GB है ना। अब या तो आप 2-2 GB करके 2 मशीन एक बार में ऑन कर सकते हो, यस या नो, तो उसमें टाइम लगेगा आपकी मशीन बनने में। तो बेटर है कि आपके पास 4 GB आप एक मशीन को दे दो पूरी रैम, और पहले जब एक मशीन रेडी हो जाए तो उसको स्टॉप करके रख देना, उसकी रैम में जाके एडिट कर देना, उसको आप 500 MB कर देना। अब जब दूसरी मशीन बनाओगे उसको 4 GB दे देना, क्योंकि मशीन तो तब यूज होंगी जब सारी एक साथ होंगी।
यस या नो? अब तो आप क्या कर रहे हो, एक एक करके ऑन कर रहे हो ना, तो सारी मशीनें आपकी, जो काम आपका 6 घंटे में होगा वो काम आपका 1 घंटे में हो जाएगा। यानी कि 1 बाई 1 मशीन बनाना। किसी के पास 16 GB रैम है तो वो एक साथ 3 मशीन बना सकता है, 4 GB तीनों मशीन को असाइन कर दे। किसी के लैपटॉप में अगर SSD है तो ये काम और भी 15 मिनट में हो जाएगा 4 GB रैम के साथ, 10 to 15 मिनट। लेकिन अगर किसी के में हार्ड डिस्क है तो 4 GB रैम पे भी 40 मिनट लेके जाएगा वो। बट आजकल जिनका भी i5 है सबके पास SSD लगी हुई है, तो काम काफ़ी ज़्यादा फास्ट ही होगा। इज इट क्लियर? सो गाइस, ये आपका पहला टास्क है, क्रिएट इंफ्रा। तो क्रिएट इंफ्रा आपको बनाना है, इन मशीनों को आपको एक नेटवर्क पे कनेक्ट करना है। अगर आप VM कर रहे हैं तो होस्ट ओनली पे आप कनेक्ट करेंगे, और अगर आप हाइपर-वी पे क्रिएट कर रहे हैं तो हाइपर-वी में आपको क्या करना है, प्राइवेट नेटवर्क पे क्रिएट करनी है। यानी कि ना ही आप नेट पे कनेक्ट करोगे और ना ही आप ब्रिज पे कनेक्ट करोगे। होस्ट ओनली का मतलब है कि मैं सिर्फ इन 5 मशीन को कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ। इज इट क्लियर? देन यू कैन प्रोवाइड द IP एड्रेस। आपको अपनी अपनी मशीन पे IP देना है, 10.0.0.1/8। इसको आपने 1 दे दिया, इसको आपने क्या दे दिया, 2 दे दिया। देन इनको आपको मैनुअली IP देना है, लाइक 0.3, 0.4 एंड 0.5, एंड चेक द कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ पिंग कमांड। पिंग कमांड के थ्रू आपको क्या करना है, इनकी कनेक्टिविटी चेक करनी है, रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये पिंग यानी कि इन सब की 5 सिस्टम्स की कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रीवियस में मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, नेटवर्किंग में भी कराई है, हर जगह कराई है, कनेक्टिविटी कराई है, वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये वाला टास्क आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लास कल आएंगे तो मैं ये सारा सेटअप बना के रखूँगा, मैं बनाऊँगा दोबारा नहीं। जिसका सेटअप नहीं बना होगा वो अगर पीछे रह जाता है तो वो वीडियो से कवर करेगा। डे 1 क्लास आज पहले ही बता रहा हूँ, मैं टॉपिक्स रिपीट नहीं कर सकता हूँ आपको वीडियो से, क्योंकि जो मैं फर्स्ट टाइम रिपीट कर पढ़ाऊँगा जिस तरीके से, उतने एक्सप्लेनेशन से मैं सेकंड टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई रट्टाफिकेशन नहीं मारता, मैं अपने सिनेरियो पे काम करता हूँ, उसी के हिसाब से आपको अपना अपना इंफ्रा बनाना पड़ेगा। तो अगर MCS से करना है तो पैरेलली, यहाँ पर मेन पार्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीज़ यहाँ पर है, और 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, नथिंग इज थ्योरी। यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल है। ये सारे सर्वर्स बनाने हैं, ये जो इंफ्रा बताया है, ये DHCP, ये सारी चीज़ें हमें क्रिएट करनी है, ये प्रैक्टिकल है हमारा। लेकिन इन सारी लैब को करना है तो इन सारी लैब को करने के लिए आपको इतने सिस्टम्स भी चाहिए। अब या तो आप फिजिकल खरीद लो, 5 लैपटॉप ले लो, या VMware बना लो, या आप 5 मशीन क्लाउड पे भी बना सकते हो। बट क्लाउड पे क्लाइंट OS नहीं है। दूसरा, क्लाउड पे आप करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। दैट्स बेटर कि आप वर्चुअलाइजेशन करके अपना प्राइवेट क्लाउड बनाइए और अपने लैपटॉप में सेटअप बनाइए। कौन सी? चलिए गाइस, थैंक यू। सो रेडी करिए, आपके पास ये इमेजेस नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको रेडी करके लाना है। सर ग्रुप में भी भेज दो ISO इमेज। ISO इमेज ग्रुप पर नहीं आ सकती हैं, पेन और ड्राइव